हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों के लिए आज जो प्रस्तुत है संगीत शिक्षक भर्ती में पूछे जाने वाला प्रश्न जो कि आपके एस्टेट पेपर 1 और पेपर 2 के लिए और बात कर ले साथ ही बीपीएससी के लिए भी काफ़ी उपयोगी रहने वाला है। तो दोस्तों, आज का प्रश्न है म्यूज़िक टॉपिक टॉपिक बेस्ड आपको प्रश्न मिलेंगे, ठीक है? इसमें आपको बहुत सारे प्रश्न देखने मिलेंगे, जैसे कि नाट्य शास्त्र से जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो हैं, उसके बाद फिर राज्य और उसका लोक नृत्य है, और उसके बाद फिर अगर हम बात कर ले तो इसमें और जो आपके घरानों से संबंधित भी कुछ क्वेश्चन इसमें देखने को मिल जाएँगे, और कौन ये कुछ बिहार से भी 2-4 प्रश्न मिल जाएँगे। तो यहाँ जो है सब जो है आपके सम्मिलित प्रश्न यहाँ पे मिलने वाला है आपको, ठीक है? तो चलिए बने रहिए हमारे साथ। हम लोग शुरू करते हैं अपने प्रश्नों को। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप लोग से कहना चाहेंगे कि छोटी-सी रिक्वेस्ट कि दोस्तों, चैनल पे नए या पुराने हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ठीक है? ताकि आने वाला दोस्तों हर एक नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए हम लोग शुरू कर देते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? देखिए, नाट्य शास्त्र से अभी हम लोग प्रश्न करेंगे, तो यहाँ पे नाट्य शास्त्र के लेखक की अगर हम बात कर ले तो कौन है? जैसा कि जानते हैं, भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक है। भरत मुनि के द्वारा नाट्य शास्त्र लिखा गया है, ठीक है? आगे देख लेते हैं, अगला क्या है? नाट्य शास्त्र में संगीत संबंधी अध्याय है। तो अगर संगीत संबंधी अध्याय है, वो कहाँ से कहाँ तक मिलता है? तो 28 से 33वें अध्याय तक जो है नाट्य शास्त्र में संगीत का अध्याय माना जाता है, कहा जाता है संगीत का अध्याय 28वें अध्याय से 33वें तक है, ठीक है? चलिए अब हम बात कर लेते हैं, जैसे कि इसमें अगर बात करें नाट्य शास्त्र के 28वें अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? देखिए, 28वें अध्याय की अगर हम बात करें तो 28वें अध्याय में आपको मिलता है वर्णन किसका? श्रुति का, जाति का, स्वर का। यानी कि यहाँ पे उपर्युक्त जो है आपका सभी हो जाएगा, ठीक है? मूर्छना भी जो है वो भी आपके 28वें अध्याय में ही शामिल है, मूर्छना भी उसी में मिलता है। आगे देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र के 29वें अध्याय में किसका वर्णन किया गया है? तो नाट्य शास्त्र के 29वें अध्याय की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको वर्णन मिलता है विभिन्न प्रकार के वीणा का, ठीक है? वीणाओं के प्रकार का चर्चा इसमें बताया गया है कि कौन-कौन से वीणा थे और किसमें कितने तार थे। तो ये इसका वर्णन मिलता है आपके 29वें अध्याय में, ठीक है? आगे देख लेते हैं, 5वां नंबर प्रश्न है, नाट्य शास्त्र के 30वें अध्याय में किसका वर्णन है? तो 30वें अध्याय में अगर बात कर ले तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिलेगा सुशीर वाद्यों का वर्णन। 30वें अध्याय में प्रश्न बनते हैं दोस्तों कि नाट्य शास्त्र के 30वें अध्याय में किसका वर्णन किया गया है भरत के द्वारा? तो ये आपके सुशीर वाद्यों का। आगे देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र के 31वें अध्याय में क्या है? तो 31वें अध्याय में है दोस्तों आप लोग का किस चीज़ का वर्णन किया गया है? तो नाट्य शास्त्र के 31वें अध्याय में ताल है, लय है और कला। ताल, लय, कला, ये यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे उपर्युक्त सभी आंसर हो जाएगा, यानी कि ताल, लय, कला सबका जो है वर्णन किया गया है। आंसर हमारा उपर्युक्त सभी। आगे देख लीजिए, नाट्य शास्त्र के 7वां नंबर प्रश्न, नाट्य शास्त्र के 32वें अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? देखिए, 32वें अध्याय की अगर हम बात कर ले तो 32वें अध्याय में गायक के गुण, ध्रुव के 5 भेद और ये आपके छंद, यानी कि सारे मिलते हैं। तो यहाँ पे हमारा सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। ध्रुव के 5 भेद और गायक के गुण और छंद 32वें अध्याय में वर्णन किया गया है। आगे देख लीजिए, नाट्य शास्त्र के 33वें अध्याय में किसका वर्णन है? देखिए, यहाँ पे जो है आपको नाट्य शास्त्र से रिलेटेड ही सारे प्रश्न भी देखने को मिल रहे हैं। आगे वो सब जो प्रश्न है वो आएंगे, ठीक है? लेकिन यह जो है इम्पोर्टेंट है, आपको पूछा जाता है कि 28 से 33 तक तो आपका संगीत का चैप्टर है, लेकिन कौन से चैप्टर में किसका वर्णन किया गया है? तो ये जो है ये भी पूछा जा सकता है, पूछा जाता भी है, ठीक है? तो यह चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। तो देखिए, अब आगे देख लेते हैं, नाट्य शास्त्र के 33वें अध्याय में किसका वर्णन है? तो 33वें अध्याय की अगर हम बात कर लें तो इसमें आपको वादकों के लक्षण और अवनद वाद्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है, ठीक है? अवनद वाद्य की उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों, ठीक है? हमारा जवाब उपर्युक्त दोनों हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं, भरत ने नाट्य शास्त्र के 6ठे अध्याय में किसका वर्णन किया है? देखिए दोस्तों, 6ठा भी अध्याय जो है इसमें कुछ-कुछ तो इसमें है कि कुछ-कुछ मिलता है इसमें। तो 6ठे अध्याय की अगर हम बात करें तो इसमें किसका वर्णन किया गया है? भाव और रस का वर्णन किया गया है। तो हमारा जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रसों का वर्णन। भाव तो यहाँ पे नहीं है, तो लेकिन यहाँ पे आपका हो जाएगा रसों का वर्णन 6ठे अध्याय में किया गया है। आगे देख लीजिए, 10वां नंबर प्रश्न है कि नाट्य शास्त्र के 7वें अध्याय में किसका वर्णन मिलता है? तो 7वें अध्याय की अगर हम बात कर लें तो 7वें अध्याय में आपके मिलता है भाव, विभाव और अनुभाव। भाव, विभाव और अनुभाव, ये सभी का किसमें मिलता है? ये आपके
7वें अध्याय में मिलता है। तो हमारा जवाब हो जाएगा उपर्युक्त सभी। 7वें अध्याय में क्या किसका किसका वर्णन, भाव का वर्णन किया गया है, विभाव का वर्णन है और अनुभाव का वर्णन भरत जी करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। भरत मुनि के अनुसार कितने श्रुति बताए गए हैं। देखिए श्रुतियां जो हम लोग पढ़ते हैं ना, श्रुति कितने हैं, श्रुतियों की संख्या कितनी है, श्रुति 22 है। ठीक है, आप लोगों को उम्मीद है कि याद होगा सारा कुछ। तो ये जो है श्रुतियां 22 हैं। ये किन के अनुसार बताए गए हैं, तो इन्हीं के अनुसार 22 बताए गए हैं। ठीक है, 22 श्रुति भरत मुनि ने बताए हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को 50 प्रश्न देखने को मिलने वाला है। 50 टोटल आपको 50 प्रश्न यहाँ पे हम करवाने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। तो बने रहिए। 12वां नंबर प्रश्न है कि भरत के अनुसार शुद्ध स्वरों की संख्या कितनी है। देखिए भरत ने सबसे पहले अगर बात करें तो भरत ने कुल स्वर कितने माने हैं, कुल स्वर इनका 9 बताता है कि कुल स्वर भरत ने 9 माने हैं। ठीक है, तो अगर बात कर लें इसमें कि इनके अनुसार शुद्ध स्वर, तो शुद्ध स्वर जो है दोस्तों 7 ही होते हैं। सभी ने शुद्ध स्वर 7 ही माना है लगभग। ठीक है, तो शुद्ध स्वर कितने हो गए, 7। और विकृत अगर पूछे भरत का, तो विकृत बताना है 2। कौन कौन सा, एक होता है आपका अंतर्गंधार और दूसरा होता है काकली निषाद, जो कि काकली निषाद दूसरी श्रुति पर है और अंतर्गंधार 11वीं श्रुति पे है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। आगे देखें, अंतर्गंधार और काकली निषाद किसके विकृत स्वर हैं। देखिए मैंने अभी ही बता दिया ये किसके विकृत स्वर हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए भरत मुनि के विकृत स्वर हैं। कौन कौन, अंतर्गंधार और काकली निषाद। आगे देख लीजिए, भरत ने अविलोपी स्वर किसे कहा है। भरत ने अविलोपी स्वर किसे कहा है, यानी कि वो जो इंपॉर्टेंट स्वर कहा है किसे कहा है, वही होगा अविलोपी। तो इसका जो जवाब हो जाएगा अविलोपी शब्द म को कहा है। ठीक है, मध्यम को अविलोपी शब्द कहा है। अविलोपी शब्द नहीं, स्वर, सॉरी माफ कीजिएगा, स्वर। अविलोपी स्वर मध्यम को कहा है। आगे देख लेते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि भरत ने कितने ग्रामों की चर्चा की है। तो देखिए ग्रामों की अगर हम बात करें तो भरत ने 2 ग्राम की चर्च किए हैं। ठीक है, तीसरे ग्राम की चर्च नहीं की है, क्योंकि वो कहते हैं भरत कि तीसरा जो है वो स्वर्गवासी ग्राम है। गांधार ग्राम के बारे में भरत ने 2 ग्राम की चर्चा की है, एक आपका षडज ग्राम और दूसरा आपका मध्यम ग्राम। ठीक है, लेकिन गांधार ग्राम की चर्च नहीं किए हैं, वो स्वर्गवासी ग्राम बताते हैं, वो देवताओं के लिए ग्राम है। आगे देख लेते हैं, भरत ने जाति के कितने लक्षण बताए हैं। तो भरत ने जाति के जो लक्षण बताए हैं वो कितने लक्षण बताए हैं, तो जवाब इसका हो जाएगा जाति के 10 लक्षण बताए हैं। ठीक है, ये जो आप 13 देख रहे हैं और सारंगदेव ने 13 जाति के लक्षण बताए हैं। ठीक है, सारंगदेव के अनुसार 13 है, इसमें से बढ़ा दिया गया था कौन कौन, 3, संन्यास, विन्यास और अंतर्मार्ग जो है आपका संन्यास विन्यास और अंतर्मार्ग, और आपका हो गया अंतर्मार्ग। ठीक है, ये आपके बढ़ा दिए गए थे 3, ये 3 बढ़ाकर माने हैं किसने, सारंगदेव ने। लेकिन भरत के अनुसार है तो जाति के कितने लक्षण, 10 लक्षण। आगे चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है यहाँ पे, भरत के षडज ग्राम में कितनी जातियां हैं। देखिए जाति की लक्षण की अगर बात हुई तो भरत ने 10 लक्षण, लेकिन यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, षडज ग्राम में कितनी जातियां हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि भरत ने कितनी जातियां बताई हैं, 18 जातियां बताई हैं, और इसके कितने, इसके 10 लक्षण। ठीक है, इसके 10 लक्षण, लेकिन यही 18 जातियों को 2 ग्रामों में विभाजित किया गया है। 2 ग्रामों में विभाजित किया गया है, एक आपका हो जाता है षडज ग्राम और एक आपका हो जाता है मध्यम ग्राम। ठीक है, एक मध्यम ग्राम। तो षडज की अगर हम बात कर लें तो षडज ग्राम में क्या है, इसमें आपके टोटल 7 श्रुति हैं। ठीक है, 7 श्रुति दिया गया है, और मध्यम ग्राम में टोटल 11 श्रुति दिया गया है। 7 में अगर बात कर ले तो यहाँ पे षडज ग्राम में 4 शुद्ध होते हैं और 3 विकृत होते हैं, और 11 की बात कर ले मध्यम ग्राम में, तो मध्यम ग्राम में 3 शुद्ध होते हैं और 8 विकृत होते हैं। ठीक है, 3 शुद्ध, मध्यम में 3 शुद्ध और 8 विकृत, और आपके षडज में 4 शुद्ध और 3 विकृत। तो इस तरह से अगर कुल शुद्ध जाति पूछे तो 4 और 3 7 हो जाएगा, अगर कुल विकृत तो 8 और 3 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं यहाँ पे, तो कितनी षडज में कितनी जातियां हैं कुल, तो कुल थे कितने, 7, जिसमें कि 4 शुद्ध और आपके 3 विकृत। आगे देखिए, भरत के मध्यम ग्राम में कितनी जातियां हैं। तो भरत के अगर मध्यम ग्राम की बात करें तो इसमें जातियां कितनी हैं, 11, जैसा कि मैंने आपको बताया 11 जाति, और इसमें 3 आपके शुद्ध होते हैं और 8 विकृत होते हैं। ठीक है,
आगे देखिए भारत में कितनी, भारत में, यहाँ भारत का प्रश्न नहीं है दोस्तों, यहाँ पे भारत अब देखना है, ठीक है। ऊपर भी था भारत लिखा हुआ, लेकिन हम लोग भारत से रिलेटेड कर रहे थे तो भारत के हिसाब से वहाँ पे चल रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है मिसप्रिंटिंग। तो भारत भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य को मान्यता प्राप्त है? देखिए अब तक जो है दोस्तों आपको बता दें कि 8 नृत्य ऐसे हैं जिनको मान्यता प्राप्त नृत्य कहा जाता है, ठीक है। चलिए आइए आगे देखते हैं प्रश्न। 20 नंबर का प्रश्न है हम लोग के पास कि भरतनाट्यम कहाँ का लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम आपकी जो अगर बात कर ले तो ये तमिलनाडु का लोक नृत्य है, और भरतनाट्यम जो है महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है, महिलाओं द्वारा, ये याद रखिएगा, भरतनाट्यम महिलाओं द्वारा किया जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला क्या प्रश्न है, कथक कहाँ का लोक नृत्य है? तो कथक जो है वैसे तो अगर पूछेगा आपको कि उत्तर भारत का प्रसिद्ध लोक नृत्य तो कथक बताना है, लेकिन उत्तर अगर वैसे स्पेसिफिकली जो है आपको अगर राज्य पूछ दे तो वो आपको कथक उत्तर प्रदेश, ठीक है, कथक उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका संबंध जो है आप लोग जानते ही हैं, बिरजू महाराज। आगे देखिए 22 नंबर का प्रश्न है, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कुचिपुड़ी जो है वो आपके आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य माना जाता है। कुचिपुड़ी किसका है? आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे देखिए कथकली का संबंध किस राज्य से है? तो कथकली जो है आपका लोक नृत्य, उसका संबंध जो है कथकली का हो जाएगा केरल। लोग देखिए क्या होता है ना, कथकली और कथक में क्या होते हैं, कंफ्यूजन होता है उनको। तो आपको देखिएगा इस चीज का जो आप लोग ध्यान रखिए कि कथक अगर कली लगा दिया तो केरल हो जाएगा, अगर कथक है केवल तो आपके उत्तर प्रदेश, ठीक है, कथक केवल तो उत्तर प्रदेश, ये कथक हो गया, कथक उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर भारत में कथक, और आपके कथक कली लगा दिया तो कफ और कली, कफ और केरल, तो कली केरल। आगे देखिए मोहिनी अट्टम किस राज्य से जुड़ा हुआ लोक नृत्य है? तो मोहिनी अट्टम की बात हो रही है तो मोहिनी अट्टम भी जो है आपके केरल से लोक नृत्य जुड़ा हुआ है। मोहिनी अट्टम ये आपके केरल का लोक नृत्य माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, ओडिसी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ओडिसी जो है आपके, जैसा कि आप लोग नाम से पकड़ लीजिएगा इसको, ओडिसी जो है आपका उड़ीसा से संबंधित लोक नृत्य माना जाता है, ठीक है। अब आगे देख लीजिए मणिपुरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो मणिपुरी का जो संबंध होगा मणिपुर से होगा, ठीक है, मणिपुर, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। आगे देखिए सत्रिया, सत्रिया लोक नृत्य किस लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो सत्रिया की अगर हम बात कर ले तो सत्रिया लोक नृत्य का संबंध कहाँ से हो जाता है? यहाँ आपका हो जाता है असम से, सत्रिया असम, ये आपका असम के एक साथ एक और जुड़ा हुआ है बिहू, बिहू भी असम का है। चलिए अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि घराने से जुड़े प्रश्न, ठीक है, जो महत्वपूर्ण घराने जो पूछे जाते हैं कि आगे देखते हैं हम लोग। ग्वालियर घराने के संस्थापक किन्हें माना जाता है? किन्हीं है लेकिन आप लोग किन्हें समझिएगा, ग्वालियर घराने के संस्थापक किन्हें माना जाता है? तो किन्हें माना जाता है भाई? तो ग्वालियर के, जैसा कि आप लोग जानते हैं, सबसे प्राचीन घराना है ग्वालियर, जवाब होगा नत्थन पीर बख्श को ग्वालियर घराने का संस्थापक माना जाता है। तो कौन है? नत्थन पीर बख्श, ग्वालियर घराने के संस्थापक नत्थन पीर बख्श। आगे देखिए आगरा घराने के संस्थापक का नाम बताए, तो आगरा घराने की अगर बात आए तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे आगरा घराने के हाजी सुजान, ठीक है, और ये जो हाजी सुजान जो है, और आगरा घराने की अगर हम बात कर ले तो इसमें उस्ताद फैयाज खां जो है जबड़े की तान के लिए काफ़ी प्रसिद्ध थे, वो भी आगरा घराना से। आगे देख लीजिए अब्दुल करीम खान किस घराने से संबंधित थे? तो अब्दुल करीम खान जो संस्थापक माने जाते हैं वो किस घराने के संस्थापक हैं? तो अब्दुल करीम, तो करीम अगर बोले तो किराना, ठीक है, अब्दुल करीम खान किराना घराने के संस्थापक माने जाते हैं। आगे आइए जयपुर घराने के संस्थापक के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो जयपुर अगर बात करें तो ये अलादिया खां जयपुर घराने के संस्थापक के रूप में जाने जाते हैं, अलादिया खां, ठीक है। आगे देखिए पटियाला घराने के संस्थापक का नाम बताएं। देखिए पटियाला घराना में आप लोग पढ़े होंगे आलिया फत्तू, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फतेह अली जिसको कि आलिया, और यहाँ पे अली बख्श, ठीक है, ये आपके ये दोनों मिलकर आलिया फत्तू बनते हैं, अली बख्श हो गया और ये फतेह हो गया, तो आलिया ये हो गया आपके अली बख्श आलिया, और ये हो गया फत्तू, ठीक है, ये फत्तू दोनों को मिला के बोलते हैं। तो आलिया फत्तू अगर जवाब रहे तो आलिया फत्तू जवाब देना है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा उपर्युक्त दोनों, फतेह अली और अली बख्श। आगे आ जाइए दिल्ली घराना के संस्थापक का नाम बताइए। दोस्तों ये सब जो है प्रमुख घराना है और इनके बारे में जो है रेगुलर पूछा जाता है आपसे, ठीक है। तो दिल्ली घराना के संस्थापक आपको तानरस खां देखने को मिल जाता है, तानरस खां, ठीक है।
आगे देख लेते हैं 34 नंबर का प्रश्न है, छोटा ख्याल इनमें से किस ताल में गाया जाता है? तो छोटे ख्याल की अगर हम बात करें तो वो ताल है आपका 3 ताल, ठीक है। 3 ताल में गाया जाता है, 3 ताल में 16 मात्रा होते हैं, ठीक है। 3 ताल में 16 मात्रा। बड़ा ख्याल की अगर हम बात करें, बड़ा ख्याल की संगति किस ताल के होती है? तो बड़ा ख्याल की संगति आपके 1 ताल के साथ भी होती है और 4 ताल के भी साथ होती है। तो हमारा जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उपर्युक्त दोनों। बड़ा ख्याल 1 ताल और 4 ताल, ठीक है। इन दोनों में कितने मात्रा होते हैं? 12 मात्रा होते हैं। छोटा ख्याल आपने देख ही लिया 3 मात्रा में, ये 3 ताल में। आगे देख लेते हैं 36 नंबर प्रश्न है, धमार किस ताल में गाया जाता है? तो धमार की अगर बात करें तो धमार स्वयं अपना ताल में गाया जाएगा। धमार धमार ताल में गाया जाता है, जो कि आपके 14 मात्रा की ताल है धमार। आगे देख लेते हैं 37 नंबर प्रश्न है हमारा कि ठुमरी की संगति किस ताल के साथ होती है? देखिए ठुमरी, जैसा कि आप लोग तो एक तो यहाँ पे जानते ही होंगे, दीपचंदी तो जानते ही हैं, लेकिन आप लोग ये भी जान लीजिए कि जत ताल के साथ भी जो है ठुमरी की संगति होती है। तो इसलिए हमारा जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों, ठीक है। हमारा जवाब हो जाएगा उपर्युक्त दोनों, दीपचंदी और जत ताल, ठीक है। दोस्तों यहाँ से आपसे एक प्रश्न करना चाहेंगे कि जत ताल में कितने मात्रा होते हैं? फटाफट आप लोग कमेंट कीजिए कि जत ताल में मात्राओं की संख्या कितनी है। चलिए आगे देख लीजिए कि लोकगीत के लिए प्रयुक्त ताल कौन सा है? तो लोकगीत जो है किस ताल में गाया जाता है? तो लोकगीत या तो कहरवा में या तो आपके दादरा में गाए जाते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ भी जवाब क्या हो जाएगा? उपर्युक्त दोनों। दोस्तों यहाँ पे सिंगल आपको बताने के लिए जो है हम ऐसा यहाँ पे यह शामिल किए हैं, या दोनों दोनों शामिल करके रखे हुए हैं, क्योंकि आप लोग सब कुछ जानिए, क्योंकि एक जानते हैं तो दूसरा भी जरूरी होता है जानना। इसमें से जैसे कि आप लोग को प्रश्न बताए तो बहुत सारे लोग कहरवा तो जवाब बिल्कुल देते, लेकिन हो सकता है बहुत सारे लोग दादरा नहीं भी जानते होंगे या फिर जानते भी होंगे। तो कोई बात नहीं, जानते हैं तो आपका रिवीजन चल रहा है, अगर नहीं जानते हैं तो वो कम से कम दोस्तों जान जाएंगे, ठीक है। इसीलिए सारा कुछ इसमें वैसे शामिल करके रखे हैं। आगे देख लीजिए, भरत काल में मृदंग को क्या कहा गया था? देखिए मृदंग की बात करें तो भरत काल में मृदंग को क्या कहा गया था? त्रिपुष्कर। भरत काल में मृदंग को त्रिपुष्कर की संज्ञा दी गई थी, त्रिपुष्कर कहा जाता था। आगे देख लीजिए, अगला प्रश्न है भरत से और प्रश्न यहाँ पे दोस्तों जो छूट गए थे उसको ऐड कर लिए हैं। भरत ने कुल कितनी जातियों का उल्लेख किया? तो जातियों का जो उल्लेख है भरत के अनुसार वो 11 जातियों का उल्लेख है। आपकी अगर बात कर लें, षडज ग्राम में 7 जातियां, मध्यम ग्राम में 11 जातियां, ठीक है। कुल कुल अगर पूछे कुल शुद्ध तो कुल शुद्ध 7 जातियां और कुल विकृत कितना? 11 जातियां, ठीक है। यानी कि षडज ग्राम मध्यम ग्राम मिला के 7 और ये आपको मिला के 11, जैसा कि आपको ऊपर हम बता चुके हैं सारा बढ़िया से। आगे देखिए 41 नंबर प्रश्न है कि भरत किस वीणा का प्रयोग करते थे? तो भरत के अनुसार अगर बात करें तो वीणाओं में, तो वीणा में ये चित्रा वीणा का प्रयोग करते थे, ठीक है। भरत जो है चित्रा वीणा का प्रयोग करते थे। चलिए आप लोग एक प्रश्न का और जवाब दीजिए आप लोग कि चित्रा वीणा में कितने तार लगे होते थे? ठीक है, चित्रा वीणा में कितने तार वाले वीणा है चित्रा वीणा? चलिए फटाफट कमेंट करके बताइए दोस्तों आप लोग। आगे देख लेते हैं 42 नंबर प्रश्न है कि भरत ने संगीत वाद्य यंत्रों को क्या कहा? तो संगीत वाद्य यंत्रों को भरत ने आतोघ कहा है। क्या कहा है? आतोघ, ठीक है। भरत ने संगीत वाद्य यंत्रों को आतोघ का संज्ञा दिया है, आतोघ कहा है। आगे 43 नंबर का प्रश्न है, भरत ने कितने प्रकार के तानों का वर्णन किया? देखिए तान का वर्णन अगर बात आ रही है दोस्तों, कितने प्रकार? तो भरत ने 84 प्रकार के तानों का वर्णन किया। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, क्योंकि यह प्रश्न जो है काफी बार रिपीटेड प्रश्न है, ठीक है। तो भरत ने कितने प्रकार के तानों का वर्णन किया? 84 प्रकार के तानों का वर्णन किया है, 84, ठीक है। और राग की बात कर ले तो राग कितने? चलिए आप लोग बताइए कमेंट में। आगे देख लेते हैं, इसमें नाट्य शास्त्र की रचना किस शताब्दी की मानी जाती है? तो नाट्य शास्त्र की रचना जो है दोस्तों, ये कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, कहीं पे चौथी, कहीं पे पांचवी। तो ये यहाँ पे हम जो जवाब मानने वाले हैं दोस्तों, ये आपके चौथी हो जाएगी, ठीक है। ये चौथी शताब्दी की बात है। नाट्य शास्त्र की रचना काल चौथी शताब्दी की लगभग मानी जाती है। अब देख लेते हैं यहाँ पे दोस्तों, हम लोगों का जो प्रश्न है वो क्या प्रश्न कह रहा है? वो प्रश्न कह रहा है कि कीर्तन का प्रथम रचयिता किन्हें माना जाता है? तो कीर्तन के अगर प्रथम रचयिता की हम बात कर ले तो किनको माना जाता है? हमारे यहाँ जो दोस्तों कीर्तन जिसको कहा जाता है ना, कीर्तन कीर्तन वो वहां पे क्या दक्षिण में कीर्तनम कहा जाता है, कीर्तनम, ठीक है। म होता है कीर्तनम। तो ये प्रश्न है, जवाब देना है कि कीर्तन के प्रथम रचयिता। तो इनका जो जवाब हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? तालपकम को कीर्तन का प्रथम रचयिता माना जाता है। वैसे तो अगर बात करें त्यागराज, मुथुस्वामी, श्यामा शास्त्री, तो ये सब भी बहुत सारे कीर्तनों का रचना किए हैं, लेकिन प्रथम रचयिता जो है तालपकम है।
आगे देख लीजिए 46 नंबर का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या कह रहा है 46 की कर्नाटकी गायन विधा के बिंदु में कौन सी रस प्रधान है। तो बिंदु में अगर जो बात हो रही है कि कौन सी रस प्रधान है, तो बिंदु आपकी बात करें तो ये श्रृंगार रस प्रधान है। ठीक है, श्रृंगार रस प्रधान है। बिंदी जो लगाते हैं ना जी, बिंदी, तो बिंदी क्यों लगाते हैं, बिंदी जो है एक श्रृंगार में शामिल हुआ, जो क्या है उसका एक अंग मान लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए कि उसमें एक शामिल एक चीज है, यानी कि बिंदी। तो इसलिए बिंदी से बिंदु याद करना है कि बिंदी लगाते हैं श्रृंगार के रूप में, तो श्रृंगार हो गया, श्रृंगार रस। और बिंदु कहाँ की है गायन विधा, कर्नाटक की। आगे देख लेते हैं 47 नंबर का प्रश्न है कि बिहार में छत ढालते समय जो गीत गाया जाता है उसे क्या कहते हैं। तो छत ढालते समय दोस्तों बिहार में जो गीत गाया जाता है उसे थपाई गीत कहते हैं। कौन सा गीत के नाम से, थपाई गीत। हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, थपाई गीत उसको कहते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं बिहार में छप्पर ढालते समय यानी छप्पर चढ़ाते समय, छप्पर जो है दोस्तों पहले के समय में क्या होता था, चढ़ाया जाता था, छप्पर चढ़ाते थे लोग, गांव में इकट्ठा होते थे, बहुत सारे लोगों को बुलाते थे और क्या होता था, लोग सब मिलकर उठाते थे और मिट्टी के जो दीवार बने होते थे मोटे मोटे, उस पे क्या करते थे, छप्पर जो चढ़ाते थे। तो वही कहा गया है, तो बिहार में छप्पर चढ़ाते समय कौन सा गीत गाया जाता है। तो छप्पर की बात हो तो उसमें कौन सा, छप्पर से याद रखना है छवाई गीत। ठीक है, छवाई गीत। ठीक है, छप्पर चढ़ाते वक्त छवाई गीत और छत ढालते वक्त थपाई गीत। चलिए आगे देख लेते हैं 49 नंबर का प्रश्न है, पूर्वी राग का जन्म बिहार में कहाँ से माना जाता है। ये छवाई आपका था। पूर्वी राग का जन्म बिहार में कहाँ से माना जाता है। तो पूर्वी की अगर हम बात करें तो पूर्वी राग का जन्म बिहार के सारण जिला से माना जाता है। ठीक है, सारण, यहाँ पे आपका सिवान नवादा गया ये सब कुछ नहीं होगा, यहाँ पे आपको सारण जिला से माना जाता है। पूर्वी आप लोग सुने होंगे, सारण की पूर्वी कितनी प्रचलित है, कितनी फेमस है, अगर नहीं तो आप लोग सर्च करके सुनिए, बहुत मजा आएगा आपको पूर्वी सुनने में। आगे देखते हैं 50 नंबर प्रश्न है, नवल किशोर सिंह का संबंध किस घराने से है। तो नवल किशोर सिंह का जो संबंध बताया जाता है वो आपके किससे, बेतिया घराने से इनका संबंध माना जाता है। ठीक है, बेतिया घराने से इनका संबंध माना जाता है, किनका, नवल किशोर सिंह का। ठीक है, तो चलिए इस तरह से दोस्तों आपके 50 प्रश्न पूरे हो गए। तो उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छा लगा होगा, ये आपको सेशन बहुत पूरा मजा आया होगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है दोस्तों, जो होता है, जो आपके एग्जाम में जो रिपीटेड रहते हैं, जो पूछे जाते हैं, वही सब प्रश्नों को मैं हमेशा लेकर आता हूं आप लोगों के बीच में। और आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से तैयारी करते होंगे और पूरा अंत तक देख कर उस चीज को याद कर लेते होंगे आप। ठीक है, तो चलिए फिर भी आप लोगों से फीडबैक, अब आप लोगों की बारी है कि आप लोग मुझे बताइए कि यह सेशन आपको कैसा लगा है दोस्तों, और तैयारी आपकी कैसी चल रही है। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर से अगले सेशन में, जब तक के लिए इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।